हे गाइस, आज की जो कहानी है ये है वेस्ट बंगाल की। और इस कहानी को सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये चीज़ बनाती है जहाँ पर ये हुई थी, मतलब वेस्ट बंगाल नहीं लेकिन एक ऑफिस में। और कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारा ऑफिस। मतलब मुझे लगता है कि हम में से कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय ऑफिस में ही बीतता है। 9 घंटे की शिफ्ट होती है, खींचते खींचते कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी ज़िंदगी का ऑफिस को ही देते हैं। मगर क्या हो जब ऐसी ही जगह पर कुछ ऐसा होने लग जाए जो कि आपने कभी सोचा भी ना हो। जिस जगह को आप अपना कंफर्ट जोन बनाना चाहते हो वही जगह आपके लिए एक नाइटमेयर साबित हो। वेल, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि हमसे शेयर करी है नंदिनी ने। थैंक यू सो मच नंदिनी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और अगर आप सबको भी अपनी कहानी या अपने किसी कलीग या दोस्त किसी की भी कहानी मुझसे शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक ऑफिस जहां पर हजारों की संख्या में लोग आते थे। ये कोई स्टार्टअप नहीं था या कोई छोटा ऑफिस नहीं था, एक प्रॉपर एमएनसी कंपनी थी। हर सुबह एम्प्लॉयज अपनी आईडी स्वाइप करते, लिफ्ट में रश होता और ऑफिस फ्लोर पर एक प्रोफेशनल सा एनवायरनमेंट चलता रहता। इसी ऑफिस में एक लड़की थी, आयशा सेन। और आयशा का नाम इस ऑफिस में काफी पॉपुलर था। और रीजन थी उसकी पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उसको बिना नोटिस करे रह ही नहीं सकते थे। एक तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और दूसरा उसका बात करने का तरीका वो ऐसा था कि अगर आप उससे बात करना स्टार्ट करो तो आपका मन ही नहीं करेगा कॉन्वर्सेशन एंड करने का। वो सुंदर तो थी, इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि यार इसमें तो एटीट्यूड होगा, ये हमसे बात नहीं करेगी अच्छे से, है ना। लेकिन जब वो बात करती थी तो बहुत फ्रैंक होती थी, जोक्स क्रैक करती थी और सबके साथ बहुत अच्छे से बात भी करती थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो कोई चीज थी जो लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी वो था उसका कॉन्फिडेंस। वो एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी। आयशा को भी पसंद था कि इस ऑफिस में उसको काफी ज्यादा अटेंशन मिलती है और आयशा को ये चीज पसंद भी थी। आयशा को कहीं ना कहीं लगता था कि ऑफिस का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, क्योंकि शायद लोगों ने भी बोल बोल के उसे यही जताया हो कि भाई आपसे सुंदर कोई नहीं है, आप जब आते हो तो लोग तो देखते रहते हैं, ऐसा ऐसा करके कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में चीज़ बन गई थी और वो गलत भी नहीं थी। मीटिंग्स में उसको प्रेफरेंस मिलती थी। इनफैक्ट क्लाइंट प्रेजेंटेशंस जब होते थे तो भी उसी को चूज करा जाता था। यहाँ तक कि उसका जो अपना मैनेजर था अरिंदम, वो भी उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट था। पूरा ऑफिस को पता था कि मतलब जैसे मान लो मैनेजर के पास जाना है, ठीक है, सब बोलेंगे सर आज प्लीज़ लीव दे दो, ये दे दो, वो दे दो करके। मैनेजर मना कर देगा कि भाई नहीं नहीं बहुत ज़्यादा काम है, बहुत कुछ है। लेकिन आयशा जाएगी तो उसको लीव भी मिलेगी, उसको ब्रेक भी मिलेगा। तो ये टीम वाले भी क्या करते थे ना, जब इन्हें पूरी टीम के लिए कोई बात रखनी होती थी कि सर आज तो बहुत काम है या ये काम नहीं हो पाएगा, तो टीम वाले आयशा को सामने कर देते थे कि तू जाके बोल, तेरी बात वो मानते हैं। फिर आयशा जाके बोलती थी और अरिंदम भी वो बात मान लेता था। आयशा को लगता था कि इस ऑफिस में कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। वो अपने लुक्स, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से पूरी तरीके से सिक्योर थी। लेकिन तब तक जब तक वो नई लड़की ऑफिस के गेट से अंदर नहीं आई। अब इस ऑफिस में एक न्यू लड़की की एंट्री होती है। इस लड़की का नाम था मीरा दास। इस लड़की के जो पेरेंट्स थे कोलकाता से ही बिलोंग करते थे, बट देन वो सिलीगुड़ी में जाके शिफ्ट हो गए थे। और अब मीरा जब बड़ी हो गई थी तो जो सिलीगुड़ी से आकर अब वापस कोलकाता में आई थी अपनी ऑफिस की स्टार्टिंग करने। मतलब कि काइंड ऑफ इंटर्न ही थी, तो ऐसे नहीं था इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, 6-7 महीने का एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये सीधा इस एमएनसी में आ गई थी। अब मीरा के लुक्स की बात करें तो काफ़ी सिंपल थी। मेकअप काफ़ी हल्का रहता था और कपड़े भी काफ़ी डिसेंट होते थे। मगर पता नहीं क्या उसमें एक अलग सी सॉफ्टनेस थी। वो सॉफ्टनेस जो नॉर्मल नहीं लगती थी। एक काम सा प्रेजेंस जो बिना एफर्ट्स के लोगों को अट्रैक्ट कर लेता था। मीरा ऑफिस में एंटर होते ही एनवायरनमेंट में एक सब्टल सा चेंज आ गया था। टीम मेंबर्स उससे पोलाइटली मिलना शुरू करते हैं और आयशा ने दूर से ही उसको एक बार देखा। आयशा को तुरंत समझ आ गया था कि ये लड़की उसकी जैसी ग्लैमरस तो नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर कुछ तो डिफरेंट है। और मीरा का काम शुरू होते तो सबको ही शौक रह गया था। जैसा कि मैंने बताया कि वो इंटर्न थी, उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी। उसके हर टास्क में क्लैरिटी होती, हर प्रोजेक्ट में वो नए एंगल्स लेकर आती और प्रेजेंटेशंस भी उसके काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होते थे। इनफैक्ट जो क्लाइंट्स थे वो भी मीरा से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होने लगे थे। और जो इनका मैनेजर था अरिदम, वो भी मीरा के काम से काफ़ी इंप्रेस था, क्योंकि क्लाइंट इंप्रेस, अच्छे खासे वहाँ से फीडबैक्स आ रहे थे, तो वो भी मीरा के काम को काफ़ी सीरियसली ले रहा था। और धीरे धीरे ऑफिस का फोकस शिफ्ट होने लगा। मीटिंग्स में मीरा को फ्रंट सीट मिलने लगी। प्रोजेक्ट्स जो पहले आयशा तक लिमिटेड थे अब डायरेक्टली मीरा को असाइन होने लगे। कोलैब कंपनीज जब विजिट करती तो उनका भी अटेंशन आयशा के बजाय मीरा की तरफ जाने लगा। ऑफिस का स्टाफ, ऑफिस के लोग, ऑफिस के इंटर्न सब मीरा के साथ बहुत कंफर्टेबल होने लगे थे। अजीब बात ये थी कि मीरा ज़्यादा सोशल भी नहीं थी, बट स्टिल
ऑफिस के लोग मीरा से हर टाइम बातें करते रहते, उससे पूछते रहते। ऐसा लग रहा था कि अब ऑफिस का सेंटर ऑफ अटेंशन आयशा नहीं बल्कि मीरा बन रही थी। और आयशा ये सब देख रही थी। उसको पहली बार अपनी पोजीशन हल्की लगने लगी। वो अटेंशन जो उसकी पहचान थी धीरे धीरे किसी और के पास जा रही थी। आयशा पहले तो इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करती है, सोचती है कि नई लड़की है, लोग उससे फेमिलियर नहीं है तो बातें बातें ज़्यादा कर रहे हैं, एक बार उसको भी समय हो जाएगा तो लोग धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। हर दिन जैसे बीतता मीरा के नए किस्से सामने आते। लोग बोलते मीरा के अंदर ये टैलेंट भी है, सब लोग आके उसका टैलेंट देखने लग जाते। वो ड्राइंग में अच्छी थी तो कोई बोलता अरे तुमने इसका सोशल मीडिया देखा है, ड्राइंग में कितनी अच्छी है। बाकी सब भी आ गए, अरे हम भी फॉलो करेंगे। धीरे धीरे सब मीरा को फॉलो करने लग रहे हैं, धीरे धीरे हर कोई उसे मैसेज कर रहा है। तो आयशा को ये चीज़ें दिखने लग गई थी कि नहीं यार, ये पहले तो मैं सोच रही थी कि मीरा भी नई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी से लोगों का फोकस एकदम मीरा की तरफ जा रहा है। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि मीरा के अंदर ऐसा क्या है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब ना तो उसके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल कुर्ता और नीचे जीन्स पहन कर आती थी। उसके बोलने का तरीका भी ऐसा नहीं था कि बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही है, कुछ बहुत धीरे से स्लोली और बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। तो आयशा को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी अंदर से। ना वो ज़्यादा मेकअप करती है, ना लुक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, बट स्टिल लोगों का सारा ध्यान उसी की तरफ क्यों जा रहा है। और धीरे धीरे आयशा वो फील करने लगी जो उसने अभी तक कभी फील करा ही नहीं था, जलन। धीरे धीरे आयशा को जलन फील होने लगी थी। उसे दिखने लगा था कि अब धीरे धीरे लोग आयशा को भूल रहे हैं और मीरा को चाहने लग रहे हैं। 1 महीने पहले इस ऑफिस में आयशा की जो जगह थी वहाँ पर अब मीरा बैठी हुई थी। आयशा को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। ये उसके लिए एक सिर्फ जेलसी नहीं थी बल्कि एक काइंड ऑफ फियर था अपनी वैल्यू खोने का। टाइम आगे बढ़ता गया और ऑफिस के अंदर एक साइलेंट सा शिफ्ट हो चुका था। जो क्लोजनेस पहले आयशा और मैनेजर अरिंदम के बीच में थी वो धीरे धीरे मीरा के अराउंड सेटल होती जा रही थी। अरिंदम पहले तो आयशा को हर मीटिंग में सपोर्ट करता था, हर प्रोजेक्ट्स में उसको प्रायोरिटी देता था, बट अब वही अटेंशन मीरा को मिलने लगी थी। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि मीरा ने कभी एक्स्ट्रा ट्राई भी नहीं करा। वो बस अपना काम करती और वो काम इतना अच्छा और इतने डिटेल में होता था कि उसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। ऑफिस में मीरा को आए अब 6-7 महीने हो चुके थे और अब बारी आती है प्रमोशन की। एंड गेस व्हाट, प्रमोशन मिलता है मीरा को, जो कि आयशा सोच के बैठी थी कि उसको ही मिलेगा, क्योंकि उसने पहले टाइम में बहुत कुछ करा। जितनी ब्रांड कोलैब्स होती थी वो आयशा संभालती थी, जितनी भी प्रेजेंटेशंस होते थे वो आयशा करती थी। तो उसके हिसाब से तो सबसे ज़्यादा काम उसने करा है और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव काम भी उसी का है। लेकिन जब प्रमोशन होती है मीरा की तो आयशा बौखला जाती है। आयशा के लिए ये बात सीधा उसके ईगो पर तमाचा थी। लेट ज्वाइन करने वाली लड़की जिसे वो शुरू में सीरियसली भी नहीं लेती थी आज प्रमोशन ले रही है और आयशा खुद वहीं के वहीं खड़ी है। आयशा की जेलेसी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि मीरा उससे सब कुछ छीन रही है, उसकी अटेंशन, पोजीशन, रिस्पेक्ट, सब कुछ। और आयशा ने वो करना शुरू कर दिया जो कि किसी ने सोचा ही नहीं था। आयशा ने वहाँ पर पॉलिटिक्स खेलना शुरू करा। इनफैक्ट पॉलिटिक्स नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स। आयशा मीरा के बारे में कहानियाँ बनाने लगी, र्यूमर्स स्प्रेड करने लगी, वो चीज़ें जो कभी हुई भी नहीं थी। आयशा उन चीज़ों को चुपचाप से लोगों के बीच में फैलाने लगी। सबसे पहले जब प्रमोशन हुआ तो आयशा ने ये बोला कि मीरा की प्रमोशन उसके काम की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी प्रमोशन हुई है क्योंकि वो हमारे मैनेजर से बहुत ज़्यादा क्लोज है। वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ये सब सुनकर बहुत शॉकिंग से रिएक्शन दिए और ये बात घूमते घूमते मीरा तक भी पहुँची। मीरा ने ये चीज़ें इग्नोर करी। उसे लगा ठीक है, थोड़ी बहुत बातें हैं, बाद में खत्म हो जाएंगी। पर आयशा यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। उसने धीरे धीरे और छोटे छोटे र्यूमर सर्कुलेट करना शुरू करे, जैसे कि मीरा लेट आवर्स मैनेजर के कैबिन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। मीरा तो अटेंशन की भूखी है, उसे देखना कभी भी हमेशा अटेंशन मांगती रहती है। और मीरा की ये जो प्रमोशन हो रही है, उसकी पोजीशन जो बढ़ रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। धीरे धीरे आयशा और ज्यादा गंदी बातें करने लगी और ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स खेलने लगी। और हद तो तब हो गई जब उसने एक ऐसा र्यूमर फैलाने की कोशिश करी जिसे सुनकर तो हर कोई हैरान हो गया। आयशा बताती है कि मीरा और उनके मैनेजर अरिंदम का अफेयर चल रहा है। ये सब सुनकर वहाँ पे लोग हैरान रह गए थे। एम्प्लॉयज़ के बीच जो मैनेजर के लिए ट्रस्ट था वो बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि अगर अपना मैनेजर या अपने जूनियर के साथ ये सब करने लग जाए तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो तो बहुत, उनके लिए सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड और बहुत अजीब हो जाएगी। और ये बातें आग की तरह फैलने लगी। और अरिंदम को जब ये बात पता चली वो लिटरली बहुत गुस्सा हो चुका था। उसका नाम, उसकी रेपुटेशन कोई तो बहुत गंदे तरीके से उछाल रहा था। और सबसे बुरी बात कि एक जूनियर, एक बेचारी एम्प्लॉय जो कि कहीं सिलीगुड़ी से आई है और
उसका नाम इतने गंदे तरीके से जोड़ा जा रहा है, उसकी भी रिस्पेक्ट की तो धज्जियां ही उड़ाई जा रही है ना। तो अरिंदम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरिंदम सीधा जाता है एचआर के पास, एचआर को सारी बातें बताता है और बोलता है मुझे बताओ कि ये किसने फैलाया। अब उनसे सवाल पूछना शुरू होते हैं और धीरे धीरे एक ही नाम था जो सबकी जुबान पे आ रहा था, वो था आयशा सेन। जब मैनेजर को ये बात पता चलती है ना, वो तो मतलब बिल्कुल डिसबिलीफ में था। जिस लड़की को उसने इतना सपोर्ट करा था, जिस लड़की की वो बात भी आराम से मान लेता था, वही लड़की उसके बारे में ये सब बातें फैला रही थी। अरिंदम आयशा को अपने कैबिन में बुलाता है। आयशा कैबिन में जाती है और जब आयशा अरिंदम को देखती है ना, तो उसके चेहरे पे क्लियर दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में था और कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। अरिंदम बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले सिर्फ एक लाइन बोलता है, आयशा सेन यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी। ये शब्द सुनते ही आयशा पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, भांडा तो फूट चुका है। और ऊपर से ये वही कंपनी थी जहाँ एक टाइम पर आयशा को कहीं क्वीन की तरह रखा जाता था। मतलब समझ रहे हो, उसे तो लगता था कि इस कंपनी से उसको कभी निकाल ही नहीं सकता कोई। इनफैक्ट अगर कोई उसके खिलाफ होगा तो उसको ज़रूर निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज के टाइम पर उसी कंपनी में से आयशा को निकाला जा रहा था। अब आयशा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लग जाती है, मीरा के पास जाती है, मीरा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पता नहीं दिमाग में क्या आ रहा था, मैं क्यों ये सब बोला, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैंने तो बस ऐसे हंसी मजाक में बोल दिया। बार बार यही बात बोले जा रही थी, मैनेजर के पास जा रही थी कि प्लीज़ मैं तो हंसी मजाक में कह रही थी, लोगों ने सीरियस ले लिया, ब्ला ब्ला ब्ला। वेल फाइनली आयशा को वापस से कंपनी में रख लिया जाता है। उस वक्त सबको यही लगा कि चीज़ें अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, पर किसी को आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया। आयशा एक पीजी में रहा करती थी जो कि इस कंपनी के पास ही था, और इस पीजी में इस कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहा करते थे, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के पास ही था तो सब यहीं पे ले लेते थे अपने लिए एक रूम। और ये पूरे पीजी में करीबन 7-8 बिल्डिंग्स थी। तो एक बिल्डिंग थी, यहाँ पे आयशा रहती थी, उसकी कुछ दोस्त रहती थी सेम ऑफिस से, और जो दूसरी बिल्डिंग थी वहां पर मीरा रहा करती थी। और इन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस था वो करीबन 500 मीटर का था। अच्छा, आयशा अब जॉब वापस कंटिन्यू कर रही थी और पहले 3-4 महीने तो सरप्राइजिंगली बिल्कुल नॉर्मल निकल गए। वो अपना काम करती, चुपचाप आके बैठी रहती, 9 to 5 जो भी उसकी टाइम होती थी वो वहाँ पर जॉब करती और फिर चुपचाप अपने पीजी में चले जाती। आयशा जब मीरा को भी देखती थी तो अब कोई जलन नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक छोटी सी स्माइल देती थी और अपना काम करने वापस बैठ जाती थी। ऑफिस वालों को भी लगने लगा मे बी आयशा हैज़ चेंज्ड, लेकिन चेंज का मतलब हर बार पॉजिटिव चेंज नहीं होता, क्योंकि आयशा खुद तो बहुत नेचुरल बिहेव कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन जो उसका रूटीन था वो काफ़ी अटपटा लगने लगा था लोगों को, जो कि लोगों ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर दिया था। पहले आयशा वीकेंड्स में अपने दोस्त, अपने रूममेट्स के साथ आउटिंग पे जाती थी। पीजी में आयशा का जो ग्रुप था उनके साथ बैठकर गॉसिप किया करती थी, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम शॉपिंग करने निकल जाती थी अपने ग्रुप के साथ। अब आयशा का ये पैटर्न चेंज होने लगा। आयशा फ्राइडे नाइट को गायब हो जाती, मतलब पीजी में मिलती ही नहीं, और फिर सीधा संडे नाइट को आती। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार उसके रूममेट या फिर उसके जो बाकी दोस्त थे पूछने लगे कि कहाँ जाती है तू, गायब ही हो जाती है, ना तू फ़ोन उठाती है, ना कोई मैसेज का रिप्लाई करती है, ऐसा क्या हो रहा है। 1-2 बार हुआ, हमें समझ आया कि शायद तू किसी से मिलने गई होगी, लेकिन तू 4 हफ्तों से यही कर रही है, मतलब 1 महीने से तू यही कर रही है। आयशा ने जवाब में बहुत सिंपल सा एक वर्ड बोल दिया कि हाँ यार कुछ काम होता है। कुछ नहीं बताया क्या काम होता है, कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, किसके साथ ये पूरा वीकेंड गुजारती है, कुछ नहीं बताया। और धीरे धीरे आयशा में और भी चेंजेस आने लगे। ऑफिस में क्या होता है, लंच ब्रेक आती है तो सब ऑफिस वाले आपस में बैठ के लंच करते हैं। पहले भी आयशा यही करती थी, आयशा एक पूरा ग्रुप होता था, उनके साथ बैठ के लंच करती थी। लंच करने के बाद थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूम लेते थे, टहल लेते थे, और ऑफिस ख़त्म होने के बाद भी ये लोग मिलकर कुछ ना कुछ प्लान करते थे। लेकिन अब आयशा लंच भी अकेले कर रही है, अब टहल भी नहीं रही, और ऑफिस खत्म होते ही वो सीधा घर चले जाती है। दोस्त रोकने की कोशिश भी करते हैं कि रुक जा, कहाँ जा रही है। आयशा कुछ नहीं बताती, बस चली जाती है। पीजी वाली लड़कियां तो कहने लगी कि यार आयशा पहले कितनी ओपन थी, अब तो वो पहली वाली आयशा लगती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बस कोई और इंसान है। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज बात थी वो ये थी कि आयशा ने अपने रूममेट के साथ रहना भी सडनली बंद कर दिया था। जो लड़की उसके साथ रूम शेयर करती थी वो एक दिन देखती है कि आयशा बहुत शांति से आती है, अपने कपड़े, अपने बुक्स, अपने कॉस्मेटिक्स सब कुछ पैक कर रही होती है। उसकी रूममेट उससे पूछती है कि शिफ्ट हो रही हो, और आयशा सिर्फ एक चीज़ बोलती है कि हाँ मुझे प्राइवेसी चाहिए, और फिर वो इसी बिल्डिंग के दूसरे रूम में जाकर शिफ्ट हो जाती है। अब आयशा अकेले एक पूरे रूम में रहने लगी थी। उसके रूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता, कर्टेन्स हमेशा चढ़े हुए होते, और रात में उसके रूम से कभी कभी बहुत हल्की सी चैंटिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती। रूममेट्स को पहले लगा
कि मोबाइल में कुछ देख रही होगी या फिर स्पीकर में या टीवी में कुछ देख रही होगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ना तो ये आवाज़ मोबाइल की है और स्पीकर और टीवी तो उसके रूम में था ही नहीं। आयशा ऑफिस में भी बहुत ब्लैंक रहने लगी थी। बस आती, अपने ईयरफोन्स लगाती एंड देन काम करती रहती। किसी से कुछ बातचीत नहीं, किसी से कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लगने लगा था, दूसरों से बात करने में इतना इंटरेस्टेड लगती थी, अब आयशा बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है, उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे लोग इस बात से आदी होने लगे। जहाँ वो वीकेंड में गायब होती थी तो सब पूछते थे कि तू कहाँ जाती है, तू ठीक तो है ना, तेरे को कुछ हो तो नहीं रहा, तू हमें बता। अब धीरे धीरे उन सब ने पूछना छोड़ दिया। सबको लगने लगा कि ठीक है भाई, अब इसे ऐसे ही जीना है तो जीने, तो अब हम भी कितने ही पीछे पड़े। और सब अपने अपने लाइफ में, अपने अपने काम में बिजी हो गए। अब एक बार की बात है, ऑफिस में प्रेजेंटेशन चल रहा था। प्रेजेंटेशन एरिया एक अलग से रूम में होता है जो कि पूरा कांच का बना हुआ होता है। और जो मीरा थी वैसे प्रेजेंटेशन दे रही थी। हर कोई अपने अपनी सीट में बैठा हुआ है, सिर्फ मीरा है जो खड़ी होकर अपने बोर्ड के सामने खड़ी होकर पूरा प्रेजेंटेशन दे रही है। अब एक समय आता है, मीरा ऐसे नीचे झुकती है, मतलब उसका पेन गिर जाता है तो उसे लेने के लिए नीचे झुकती है। और जैसे ऊपर उठती है, मीरा की आंखें एकदम ऐसे रोल हो गई होती, मतलब जो अंदर के आई बॉल्स है वो दिख ही नहीं रहे। सब एकदम से दौड़ते हुए मीरा के पास जाते हैं, मीरा क्या हुआ करके। और मीरा अचानक से अपने जो शर्ट के बटन होते हैं ना, उसे खोलने लग जाती है। जो वहाँ पे नंदिनी होती है, जो मीरा की सबसे क्लोज फ्रेंड होती है, वो मीरा को पकड़ती है और उससे कॉन्फ्रेंस रूम से लेके चले जाती है। जिसके बाद नंदिनी उससे पूछती भी है कि तुझे क्या हुआ ये, और मीरा एकदम ऐसे होश में आती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बेहोश होकर कैसे इंसान उठ जाता है, सेम वैसे मीरा उठती है। आंखें एकदम नॉर्मल हो गई है, उसके एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल हो गया। और मीरा बोलते कि हुआ क्या, मैं तो अभी प्रेजेंटेशन दे रही थी, मैं बाहर कैसे हूँ और हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तब तक जो मीरा के सीनियर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं और मीरा को बोलते हैं एक काम करो, तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, तुम्हें ब्रेक चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करते। मीरा को भी समझ नहीं आता कि अचानक से मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रही थी, अचानक से सब आकर मुझे बोले कि तुम छुट्टी ले लो, ब्रेक चाहिए, थक गई होगी, चल क्या रहा है। अभी नंदिनी मीरा को ये सब चीज़ें समझा ही रही होती है कि तभी मीरा एकदम से ऐसे ऊपर की तरफ देखती है, ऐसे जो सीलिंग होती है उसकी तरफ देखती है। और वापस से जब नीचे देखती है तो उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थी। और मीरा नंदिनी को देखकर बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। नंदिनी ने पहली बार मीरा को इस हालत में देखा था। मीरा की जो गर्दन की यहाँ से वेन्स थी ना, वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई थी कि ऐसा लग रहा किसी भी वक्त फट सकती है। मीरा नंदिनी को साइड करके वापस से वहाँ पर जाती है जहाँ उसका कंप्यूटर रखा हुआ था, मतलब जहाँ पूरा स्टाफ था, उनके बीच चले जाती है और अपने पेन को उठाकर अपने हाथ में मारने लग जाती है। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी उसके दोस्त थे, एम्प्लॉयज़ थे, आगे पीछे दूसरी टीम के भी जो लोग थे, सब वहाँ आ जाते हैं। नंदिनी दौड़ते दौड़ते आती है। नंदिनी के साथ एक दो और लड़कियाँ होती है जो सब मीरा को पकड़ते हैं, कैसे कैसे करके कंट्रोल करते हैं। और मीरा अचानक से बेहोश हो जाती है। पूरे ऑफिस में उस समय पर अफरा तफरी मच चुकी थी। हर कोई अपने अपने में ही बातें कर रहा था कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मीरा को वापस से उसके रूम में भेज दिया जाता है और जो उसकी रूम पार्टनर थी अदिति, वो भी मीरा के ही कंपनी में काम करती थी। तो अदिति को बोला जाता है कि तुम मीरा को लेकर पीजी चली जाओ। और अदिति के साथ नंदिनी भी जाती है। अब ये दोनों मीरा को लेकर पीजी में चले जाते हैं। मीरा भी होश में आ जाती है। उसे काफ़ी काम रखा जाता है। उसे बताया नहीं जाता कि तू क्या क्या कर रही थी, उसके पास ये बोला जाता है कि तू बेहोश हो गई थी। जिसके बाद अब ये तीनों पीजी के रूम में पहुंच गए हैं। मीरा अभी भी बिल्कुल कंप्लीटली कंफ्यूज और शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। और अब रूम के अंदर अदिति और नंदिनी धीरे धीरे मीरा को समझाने लगे, मीरा बस काम हो जाओ, ये सब एक एक्सीडेंट था, तुम्हारा कंट्रोल थोड़ा सा लूज हो गया था, तुम टेंशन मत लो। मीरा इनकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसका दिमाग अंदर से बिल्कुल डिस्टर्ब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अगली सुबह होती है और अदिति और नंदिनी की आंखें खुलती है लोगों के चिल्लाने की वजह से। दरअसल बाहर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था। जैसे दोनों उठती है, देखती है तो मीरा इनके बगल में नहीं थी, जो कि इनके बीच में सोई हुई थी। जब ये दोनों दौड़ते हुए बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर मीरा होती है। उसने अपनी पूरी बॉडी में हल्दी और मिर्च पाउडर लगा के रखा था। पूरे मतलब फेस तक में उसने मिर्च पाउडर लगाया हुआ था और बार बार या तो रो रही थी या तो चिल्ला रही थी और यहाँ से वहाँ भागे जा रही थी। और जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ थी वो ये सब मंजर देखकर चिल्लाए जा रही थी। ये मंजर इतना ज़्यादा भयानक था कि नंदिनी का बताना था मीरा उस समय इतनी डरावनी लग रही थी। उसके बाल पूरे खुले पड़े हैं और उसके चेहरा बिल्कुल लाल, ऐसा खून जैसा लाल लग रहा है। और जब वो भाग रही है तो पसीना भी आ रहा है उसकी वजह से पूरा। मतलब एक समय के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने फेस पे मिर्ची पाउडर लगाया है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके फेस में पूरा खून लगा हुआ है। इतना ज़्यादा डरावना मंजर था। मीरा एक चुड़ैल जैसी लग रही थी।
अब जो पीजी की केयर टेकर होती है वो मीरा के घर में फ़ोन भी करती है। अब मीरा सिलीगुड़ी की रहने वाली थी तो उसके घर वालों का पीजी तक आने में बहुत समय लगना था। अब जो केयर टेकर थी उसको और पीजी में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको कहीं ना कहीं पता लग गया था कि मीरा के अंदर कुछ तो है, कुछ ऐसा जो ना तो डॉक्टर निकाल सकते हैं और ना ही वहाँ पे जितने भी लोग दवाई ववाई देकर उसको ठीक कर सकते हैं। अब जो केयर टेकर होती है वो कॉल करके किसी को तो बुलाती है, कोई तो औरत होती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो औरत को इन सब चीज़ों के बारे में पता था, उसको इन सब के बारे में नॉलेज था। तो वो औरत आती है, मीरा को बाकी सारी लड़कियां पकड़ती है। ठीक है, अभी तक मीरा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, वो छूटने की कोशिश कर रही है, चिल्ला रही है, गाना गा रही है, बीच में कुछ ना कुछ तो कर रही है। अब जो केयर टेकर के साथ औरत आई थी वो आती है, एक बहुत अजीब सा टीका होता है, मतलब ना लाल कलर का होता है ना वो ऑरेंज कलर का होता है, कुछ अजीब सा पर्पल सा कलर का होता है। वो लेती है और मीरा के ऐसे माथे में लगा देती है और वो टीका लगाते ही मीरा एकदम से शांत हो जाती है। उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी लेकिन उसकी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई थी, उसने आंखें भी बंद कर ली थी। इसके बाद वो औरत मीरा को बोलती है कि मेरे साथ चलो। वो औरत आगे आगे जाती है, मीरा उसके पीछे पीछे, वही आंखें बंद करी हुई है, बॉडी ढीली ढीली और बस चले जा रही है ऐसे ऐसे करते हुए, उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सामने एक रूम के अंदर वो औरत ले जाती है मीरा को और बोलती है कि अब इस रूम में बैठ जाओ। मीरा चुपचाप उस रूम में बैठ जाती है। जैसे जैसा वो औरत कह रही थी मीरा वैसा वैसा कर रही थी। इसके बाद वो औरत इन सबको बोलती है कि मैं मीरा को अपने साथ ले जा रही हूँ, मैं कल इसे लेकर आऊँगी और आप सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल तक मीरा एकदम सही सलामत मिलेगी। एंड देन वो औरत मीरा को अपने साथ ले जाती है। अदिति और नंदिनी ने बोलते हैं कि हम भी साथ चलें, तो औरत मना कर देती है, बोलती है कि नहीं बेटा, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रुको, आप अपना काम करो, मैं मीरा का पूरा ध्यान रखूँगी, डोंट वरी। पूरे पीजी में एक अजीब सी टेंशन फैल गई थी, हर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये रात नंदिनी का बताना है कि एक रूम में 7 लड़कियां सोई थी, जो एक रूम में 2 लड़कियां सोती थी, ऐसे 7 लड़कियां एक ही रूम में सो रही है। और कई सारी लड़कियां तो बाहर गार्डन में घूम रही थी पूरी रात, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पीजी में वापस आकर सो भी सके या फिर बस आ भी सके। कैसे कैसे करके रात बीतती है, सुबह होती है, हर कोई ऑफिस चला जाता है और जब शाम को ये सब वापस आते हैं तो केयर टेकर बताती है कि मीरा को सुबह ले आए थे हम 11-12 बजे के अराउंड और तब उसके पेरेंट्स भी आ गए थे और वो मीरा को लेकर चले गए हैं। पीजी में जितनी लड़कियां थी पूछती है कि हुआ क्या था, मीरा ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, और तब पीजी की केयर टेकर बताती है कि मीरा के ऊपर काला जादू करा गया था और वो अभी से नहीं बल्कि पिछले 2 महीने से हो रहा था। नंदिनी का बताना था कि जब ये बात डिस्क्लोज हुई, जब इन्हें पता चला कि मीरा के ऊपर काला जादू हुआ, तो सबके दिमाग में एक ही समय पर एक ही नाम आया, वो था आयशा। अब धीरे धीरे ये बात ऑफिस में फैल जाती है कि मीरा के ऊपर काला जादू हुआ था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एकदम सडनली आयशा भी ऑफिस आना बंद कर देती है और करीबन 2 हफ्ते तक आयशा का कोई पता ही नहीं होता, वो कहाँ पर है, क्या कर रही है, क्यों ऑफिस नहीं आ रही, किसी को नहीं पता। ऑफिस के थ्रू उसको कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी जाती है मगर आयशा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और तब से लेकर आज तक आयशा का कुछ पता नहीं है। किसी को नहीं पता कि आयशा कहाँ गई। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर या नॉर्मल नंबर जो था वो भी अब पूरी तरीके से अनरीचेबल हो चुका है। ऐसा लगता है कि उसने सिम निकाल के फेंक दी है। ना तो उसने इस ऑफिस से कोई एक्सपीरियंस लेटर लिया ना ही कुछ, बस रातों रात आयशा गायब हो गई। मीरा से भी नंदिनी अब बात करती है बीच बीच में। मीरा ने भी इधर रिज़ाइन दे दिया है, अब उसके मम्मी पापा उसे अकेले कोलकाता नहीं भेज रहे, इनफैक्ट उसके मम्मी पापा उसे कहीं पे भी नहीं भेज रहे, बोल रहे जो तुझे करना है वो यहीं कर, हमारे सामने रह कर। तो मीरा ने भी इस ऑफिस से तो रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन मीरा अपनी लाइफ अभी आराम से जी रही है, अभी उसका रेस्टिंग पीरियड ही चल रहा है, मतलब वो अभी कोई काम नहीं कर रही, अभी रेस्ट ही कर रही है। बट नंदिनी से उसकी बातें फ्रिक्वेंटली होती रहती है, तो नंदिनी बताती भी है कि मीरा एकदम ठीक है, बट आयशा, उसका किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। वेल, अगर हमें कहानी नहीं पता होती या फिर आयशा ने पहले जो चीज़ें करी थी वो नहीं पता होता तो सब पूछते भी शायद कि आयशा ने मीरा के ऊपर काला जादू क्यों करा। बहुत ही क्लियर थी ये बात कि आयशा ने मीरा के ऊपर ये सब क्यों करा। वेल, जो भी हो, अच्छी बात ये है कि मीरा सही सलामत है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच नंदी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस, और आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।